चलिए, स्वागत है आपका लक अकेडमी में। यहाँ पर देखिए फिर से लेकर आए हूँ एक RET का मतलब हो गया रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021, जो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। ये मार्च के करीब का पेपर है और उसमें नॉर्मली आपको पता है कि पेपर किस तरीके का आता है। और ऑलमोस्ट मान के चलिए जो PhD वाले हैं या जिनका भी MPhil एंट्रेंसेस होते हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ जनरल पेपर होता है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का। क्वेश्चन के अंदर 50 क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा फिक्स हो चुके हैं कि यहाँ पर आपके हमेशा 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि आप लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के होते हैं, इसीलिए पेपर को हम कोशिश करते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करके सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे वो बोल रहा है अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में अगर बात करें, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वो कैसा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब भी टीचर्स के बारे में आए तो आपको पहली चीज़ याद रखना है कि टीचर्स की बात है कि पहला बोल रहा है कि हेल्प स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, विद्यार्थी को अच्छे नागरिक बनाने में मदद करता है। भाई ये तो अच्छी बात है। टीचर कैन बी सक्सेसफुल वर्ड बात है कि ये तो इसकी एक फॉर्मेलिटी है। दूसरा, इम्पेयर द सब्जेक्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट, कि वो विद्यार्थी को विषय का ज्ञान देता है, ये भी बात है। प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, विद्यार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण कराने में तैयारी कराता है। या फिर प्रेजेंट द सब्जेक्ट इन द वेल ऑर्गेनाइज मैनर, यही उसकी स्पेशलिटी होती है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ बात करें कि वो आपसे बोलता है कि क्या चीज़ है, तो क्या चीज़ का मतलब हो गया कि ये टीचर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपको ध्यान रखना है, यही है। जिसे हम बोल सकते हैं डी, कि विषय की व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। दैट मीन प्रेजेंट द सब्जेक्ट इन वेल ऑर्गेनाइज मैनर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखने की चीज़ हो गई आपकी। ओके, आई थिंक फर्स्ट का आपका डी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा नोट्स पे। चलिए नेक्स्ट, दूसरा आपसे बोल रहा है इन वाइब्रेंट क्लासरूम सिचुएशन, वाइब्रेंट क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी। अब देखिए यहाँ पर बात करें, हिंदी वालों को थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझ में आएगा कि एक जीवंत कक्षा में, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे चलता हूँ कि इन वाइब्रेंट क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी अ, एक जीवंत कक्ष में यह संभावना है कि ओकेजनल रोअर टू द लाफ्टर, समय समय पर हंसी के ठहाके गूंजे। देखिए वाइब्रेंट की बात कर रहा है, कंप्लीट साइलेंस ऐसा भी नहीं है कि कभी भी क्लास चल रही है तो वहाँ पर हमेशा बीच बीच में आपका लाफ्टर आए या फिर हंसी आए, या ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्लीट साइलेंस हो, कि पूर्ण शांति हो, फ्रिक्वेंट स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, या विद्यार्थियों के बीच हो हल्ले के विमर्श हो रहा हो, नॉइसी डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट। तो जब भी ऐसी बात करें कि जब वाइब्रेंट क्लासरूम की अगर बात की जाती है तो जो है वो मेन काम क्या करता है, इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स। ये चीज़ ध्यान रखना है। हमेशा होता है कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में बराबर संवाद हो, जब उनके बीच में इंटरेक्शन चलता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासरूम में वाइब्रेंट क्लासरूम सिचुएशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा आपसे बोल रहा है व्हाई डू टीचर यूज टीचिंग एड्स। देखिए ये थोड़ा सा सिंपल टाइप के क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में आ गए हैं और ऑलमोस्ट आते ही रहते हैं। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, थर्ड डे शुरुआत में थोड़े सिंपल क्वेश्चन आ गए हैं। आपसे बोला कि व्हाई डू द टीचर यूज टीचिंग एड्स, आपका शिक्षक शैक्षणिक यंत्रों का उपयोग क्यों करते हैं। ऑलमोस्ट टीचर क्या करते हैं, टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। तो उसका मेन पर्पस होता क्या है, टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। हमेशा अगर मैं बात करूँ किस लिए यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ करने का मेन पर्पस ही यही होता है, टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, कि जो लर्निंग है, अधिगम जो है वो किस तरीके का हो सके, रुचिपूर्ण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचिंग एड का यूज़ करते हैं। ओके, बाकी जो भी चीज़ें वो देखिए गलत दे रखा है, टू मेक द स्टूडेंट अटेंटिव, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, टू टीच उनकी समझ के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें अकॉर्डिंग टू। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद अ टीचर सक्सेस, एक टीचर्स की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है किस पर। देखिए बोला है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद अ टीचर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक शिक्षक की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी। क्वेश्चन पढ़ते ही साथ हम लोग देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि ही रिनोवेशंस ऑफ द पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर्स, व्यक्तिगत
लाभ का त्याग और दूसरों को सेवा देने पर, ऐसा हो सकता है। हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिएटिविटी, उसके व्यावसायिक प्रशिक्षण और रचनात्मकता पर। नेक्स्ट, हिज कॉन्सेंट्रेशन ऑन द वर्क एंड ड्यूटी विद द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू गॉड, कार्य और कर्तव्यों पर उसकी एकाग्रता और ईश्वर प्रति निष्ठा की भावना। या फिर हिज मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट एंड कैपेसिटी टू कंट्रोलिंग द स्टूडेंट, विषय पर उसकी पकड़ और विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता। तो नॉर्मली क्या बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, देखिए विवेकानंद के अकॉर्डिंग सफलता निर्भर किस चीज़ पर करती है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। देखिए अगर मैं बात करूँ विवेकानंद के अकॉर्डिंग, तो विवेकानंद का था कि जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए उसका, वर्क और ड्यूटी की बात करें कि उसका स्पिरिट टू द गॉड, कार्य और कर्तव्यों पर उसकी निष्ठा जो है, उसकी जो निष्ठा की भावना होती है, एकाग्रता, ईश्वर के प्रति निष्ठा जैसे होती है, उसी तरह के कार्य में उसकी भावना होगी। यही एक टीचर की सक्सेस होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखना है, 4th का सी। ये जनरल पेपर है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का, जो कि एक यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस में आया हुआ है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है कि अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है UGC नेट अगर आप दे रहे हैं या फिर आप कोई भी अगर एग्जामिनेशन की बात करें, ऑलमोस्ट TA UGC नेट इस तरह के पेपर्स में काफ़ी यूज़ में आता है। चलो नेक्स्ट, द मोस्ट इफेक्टिव, देखिए मोस्ट इफेक्टिव मीन्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज, शैक्षणिक संस्थाओं में सबसे प्रभावी साधन है इनमें से। देखिए ये नॉर्मल सी हम बात करें कि अगर विजुअल की बात करें, जैसे कि विजुअल मीन्स की बात करें, दृश्य साधन है, ये एक ही हमारा क्या कर रहा है, सेंसरी ऑर्गन को टच कर रहा है। ऑडियो मीन्स ये भी एक ही ईयर को खाली काम कर रहा है। जैसे मैं ये बात करूं तो आइस पे हमारा काम कर रहा है, ये हमारा आइस पे काम कर रहा है, ये हमारा ईयर पे काम कर रहा है, मतलब सिर्फ कानों के लिए है। शाम बोर्ड राइटिंग कर रहे हैं तो भी हम सिर्फ आंखों का काम कर रहे हैं। जब भी हम बात करें ऑडियो वीडियो मीन्स, ऑडियो विजुअल मीन्स की बात करते हैं, श्रव्य, जैसे कि CD DVD आप कोई मूवी देखते हो तो आपको जल्दी याद हो जाती है। दैट मीन्स अगर कहीं पर भी ऑडियो विजुअल मीन्स चल रहा है तो दैट इज़ मोर इफेक्टिव होता है, हमें मूवी जल्दी याद हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ क्लासरूम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, देखिए 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, अब हमारे थोड़े से टफ होना शुरू हो गए क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखते हैं हम जरा। थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया, अब हम रिसर्च की तरफ आ गए कि पहले सिंपल से थे, अब थोड़े टफ टाइप के आ गए। आपसे बोला इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। अब थोड़ा सा टफ कह सकते हैं कि जब भी हम कंडक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध की प्रक्रिया में परिकल्पना के निर्माण के बाद क्या आता है। जब भी हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कर लेते हैं तो उसके बाद आखिर आता क्या है। अब जैसे मैंने कहा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, देखिए वो बोल रहा है कि उद्देश्य अभिकथन, देखिए ये आपका हाइपोथेसिस हम लोग बना रहे होते हैं, हम लोग साइनॉप्सिस बना रहे होते हैं तो उसके अंदर ही आ जाता है। तो ये चीज़ तो हम लोग नहीं बोल सकते कि भाई फॉलोअप की बात करें, कंडक्टिंग, जैसे हम हाइपोथेसिस लिखेंगे उसके बाद क्या आता है। परिकल्पना के निर्माण की जस्ट बात पूछ रहा है। क्या एनालिसिस ऑफ डेटा, बेटा डेटा तो तब आएगा जब एनालाइज तो हम तब करेंगे जब हमारे पास डेटा हो। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, ये भी हम तब करते हैं कि हाइपोथेसिस हमारी कोई चीज़ होना है कि हमें डाटा लेना कैसे है, डेटा को कैसे एनालाइज करना, तब हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर याद रखना है कि आपसे क्या बोला जा रहा है कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रह। कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है वो हमारा जस्ट हाइपोथेसिस, शोध की जो प्रक्रिया है, परिकल्पना के जस्ट बाद हमको यही करना होता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा। आप डेटा को कलेक्ट कीजिए, उसके बाद आएगा आपका एनालिसिस। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 का, 6 का हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस पर हम वीडियो काफ़ी बना चुके हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि एस पोस्ट फैक्टो को किस तरीके से किया जाता है। यहाँ बोला है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एम्प्लाइज, इस पर पूरी वीडियो बना रखी है मैंने आप लोगों को, अगर चाहे तो आप देख सकते हो कि जो पूर्वव्यापी शोध का अभिप्राय क्या है। पूर्वव्यापी शोध का अभिप्राय है। अब पूर्वव्यापी एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करें तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको बहुत तरह दिक्कत होगी। शोध घटना के बाद हो, शोध घटना के पहले हो, घटना के साथ साथ हो, या घटना की संभावना को ध्यान में रखते हुए हो। एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करें तो रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, रिसर्च इज कैरिड आउट प्रायर टू द इंसिडेंट, रिसर्च इज कैरिड आउट एज इंसिडेंट इज अनफोल्डिंग, और रिसर्च इज कैरिड आउट कीपिंग इन व्यू इन द पॉसिबिलिटी ऑफ इंसिडेंट।
तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को आता है उन लोगों को समझ में आ गया कि इसकी वीडियो मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो तक बनाई हुई है, आप चाहो तो वहाँ पर भी समझ सकते हो कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है। ठीक है, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ कि एक्स पोस्ट फैक्टो, नाम से पता चल रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो या पूर्व व्यापी शोध का अभिप्राय होता है कि जब भी रिसर्च को कैरी आउट किया जाता है आफ्टर इंसिडेंट, मतलब जब भी रिसर्च को हम लोग कैरी आउट करते हैं आफ्टर इंसिडेंट, शोध जो है जब किसी घटना के बाद होता है, शोध जब किसी घटना के बाद होता है तो उसे बोला जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट का मतलब होता है बाद में, याद रखना है बाद में। फैक्टो का मतलब होता है कोई भी इंसिडेंट होने के बाद जब हम उस पर शोध करते हैं तो इसी को, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कश्मीर फाइल्स, तो कश्मीर फाइल्स क्या कर रहे हैं, हम एक्स पोस्ट फैक्टो पर काम कर रहे हैं। तो जो कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं वो दैट मीन्स क्या है, एक घटना होने के बाद हम जब उस पर रिसर्च करते हैं तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो होता है। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। कोई डाउट आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वहाँ पर, लेकिन कोशिश करें चैनल अगर अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चलो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर आपका एक इंटरव्यू है और वो एक क्वेश्चन ले रहा है आपसे और क्वेश्चन को कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम लोग बात करते हैं कि वो बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ है, फोकस्ड इंटरव्यू है और क्लिनिकल इंटरव्यू है। यहाँ पूछा जा रहा है कि संरक्षित है, असंरक्षित है, केंद्रित है और नैदानिक है, इनमें से कौन सा किसके लिए होता है और उसका क्या उपयोग होता है। पहले बोल रहे हैं आपसे स्ट्रक्चर या ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच, अटेंशन ऑन द क्वेश्चन टू बी आंसर, इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस, और ये आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चलिए मैच कीजिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा विजुअल हो। तो ऑप्शन आप लोग अपने मन से लगाएं, क्या हो सकता है मुझे थोड़ा सा बताएं। ठीक है, जल्दी हो रहा है या नहीं, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने की। चलिए जब भी मैं बात करूँ, देखो आपको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि समझाने की। देखिए स्ट्रक्चर इंटरव्यू की बात करें या संरक्षित जो साक्षात्कार होता है वो किसके लिए होता है, हमेशा होता है कि प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब खुद बनाते हैं तो एक ही बात करें, जब भी हम बनाते हैं तो ये फिक्स होता है कि हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। संरक्षित मतलब है कि हम पूर्व निश्चित आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पूर्व निश्चित क्वेश्चन मतलब संरक्षित होते हैं। दूसरे अगर मैं बात करूँ अनस्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर मतलब उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं है, अधिक लोचपूर्ण होते हैं। मतलब फ्लैक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है। अनस्ट्रक्चर्स मतलब हो गया आपका ये ग्रेटर फ्लैक्सिबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे ए की बात करें तो ए का आपका हो रहा है फोर्थ, बी की अगर मैं बात करूँ तो बी का मतलब हो गया आपका हो गया फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, अधिक लोचपूर्ण दृष्टिकोण होता है। अब तीसरे में बात करूँ फोकस्ड इंटरव्यू। अब फोकस्ड इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि हम केंद्रित साक्षात्कार का मतलब है उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न पर ध्यान की फोकस कर रहे हैं हम, क्या क्या बोल रहा है वो, दैट मीन्स सी का सेकंड। यहाँ पर फोकस का मतलब है हम अटेंशन करते हैं उस क्वेश्चन टू बी आंसर, अटेंशन ऑन द क्वेश्चन नॉट टू बी आंसर, कि किस आंसर को दे रहा है उस पर हम अटेंशन करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है ये। अब फोर्थ बचा हमारा क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब ही आपको नाम से पता चल रहा है कि इंडिविजुअल के लाइफ एक्सपीरियंस को पढ़ते हैं, व्यक्तिगत जीवन के अनुभव को हम देखते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा क्लिनिकल के, भाई इसके साथ साथ क्या हुआ है तभी तो हम उसके बारे में पता कर पाएंगे। तो डी का क्या हो जाएगा हमारा, डी का 4 हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्लियर, क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, आप लोग कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 9, चलिए 9 की बात करें। 9 पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसकी बात करेंगे। बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर, देखिए बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर, आपसे पूछा जो बुक्स हैं और रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इन। अब बुक्स और रिकॉर्ड्स की बात करें, पुस्तकें और अभिलेख आंकड़ों में प्राथमिक स्रोत है। पहली चीज़ बताया जाता है कि कब होते हैं, कब इन्हें बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि बुक्स और रिकॉर्ड हमेशा आपका सेकेंडरी डेटा होता है क्योंकि किसी दूसरे के ज़्यादा जरूरत है, लेकिन कब इनको प्राइमरी डेटा बोलते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। कि जब हम पार्टिसिपेटरी रिसर्च करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, क्लिनिकल करते हैं या एम्पिरिकल करते हैं, सहभागी शोध करते हैं, ऐतिहासिक करते हैं, नैदानिक करते हैं या फिर अनुभवजन्य मतलब एम्पिरिकल की बात कर रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं बुक्स एंड रिकॉर्ड आर द प्राइमरी डेटा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कब होता है, जब हम कोई हिस्टोरिकल डेटा करते हैं, जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि जो बुक्स होती हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो अभिलेख होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है। क्लियर,
चलिए नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। इन ऑर्डर टू इंश्योर द मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा एनालिसिस एंड इट्स इंटरप्रिटेशन हेल्प शुड बी टेकन फ्रॉम। यहाँ पर बात करें आंकड़ों का जो विश्लेषण है, आंकड़ों का मतलब हो गया, मैं आंकड़ों की बात करूँ, आंकड़ों के विश्लेषण और उनकी व्याख्या की अधिकतम स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए सहायता लेनी चाहिए। किसकी हम सहायता लेंगे? क्वेश्चन को फिर से समझिए कि जब इन ऑर्डर टू इंश्योर द मैक्सिमम एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डेटा एनालिसिस एंड इट्स इंटरप्रिटेशन हेल्प शुड बी टेकन फ्रॉम, कब हमें लेना चाहिए, कब किसकी हेल्प लेनी चाहिए? जब हमारे पास एनालिसिस हमें डेटा करना होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या हमको सांख्यिकी की मतलब स्टैटिक्स की लेना चाहिए, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स की नीड होनी चाहिए, कंप्यूटर की लेना चाहिए, या फिर प्रशंसनीय टंकण की एप्रिशिएबल टाइपिंग्स की? जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हम एनालाइज करने के लिए हमेशा हमें यूज़ करना चाहिए क्या चीज़, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। मैं ये समझाता हूँ आपको कि क्या, कि जब भी हम आंकड़ों की एनालिसिस करते हैं तो ऐसा नहीं है हमको सिर्फ रिकॉर्ड होता है कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे, तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम ग्राफ और डायग्राम का यूज़ करते हैं। जब हम ग्राफ और डायग्राम का यूज़ करते हैं या हम जब इनकी हेल्प लेते हैं तो हमारा जो डेटा एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, तो 10th का आपको याद रखना कि 10 का यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि देखिए